third part of the chapter Federalism, and the topic that we are going to take up is how federalism is practiced. तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे होती है, इंडिया में फेडरलिज्म को प्रॉपर तरीके से कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि फेडरलिज्म में 2 या मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट के टीयर्स होते हैं, तो उनके बीच में किस तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, उनके बीच में किस तरीके से एक प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने में। लेकिन जहां तक अपनी कंट्री का सवाल रहा है, तो अपनी कंट्री में फेडरलिज्म बहुत सक्सेसफुल रही है। तो फेडरलिज्म इंडिया में कैसे इतनी सक्सेसफुल हुई, इसको हम देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है बच्चों, एक बात फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये पूरा टेक्स्ट कवर किया गया है, सिर्फ उसकी सीक्वेंसिंग और उसका अरेंजमेंट मैंने चेंज किया है कि ताकि आप उसको अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकिए। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म अगर सक्सेसफुल रहा है तो इसकी क्रेडिट एट्रीब्यूट की जा सकती है, इसकी क्रेडिट दी जा सकती है हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके नेचर को। हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो हमारे देश की पॉलिटिक्स है, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं, उसका नेचर ऐसा रहा है कि जिसने हमेशा फेडरलिज्म को सपोर्ट किया है। देखिए फिर कहा जा रहा है कि द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इंश्योर्ड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। कि जो हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रही है, हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स रही है, उसने हमेशा इंश्योर किया है, उसने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म यानी कि सेंटर और स्टेट 2 लेवल पर गवर्नमेंट चलाने की जो भावना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको सपोर्ट मिलता रहे। हमारे देश में कभी भी पॉलिटिक्स इस चीज पर निर्भर नहीं हुई कि केवल एक जगह से गवर्नेंस हो। हमेशा फेडरलिज्म की स्पिरिट को सपोर्ट किया गया कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस बात का फेवर किया कि सेंटर और स्टेट दोनों जगह पे गवर्नमेंट रहें ताकि रीजनल डाइवर्सिटी को हम सपोर्ट कर सकें। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यानी कि जो डाइवर्सिटी है कि पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो एक्सट्रीम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसको तभी प्रिजर्व किया जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट हो कि जो कि रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन और सेफगार्ड कर सकें। तो इस तरीके से हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एक अहम मुद्दा रहा है। हमारे देश की पॉलिटिक्स ने हमेशा डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया है और इसी वजह से इसने फेडरलिज्म पर बल दिया है। डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर कि सबसे बड़ी चीज कि सारे डिफरेंसेस के बावजूद हम जुड़कर साथ में रहना चाहते हैं, चाहे कश्मीर का रहने वाला हो, चाहे तमिलनाडु का रहने वाला हो, हम अपने आप को इंडियंस कहते हैं और हम एक साथ जुड़ करके रहना चाहते हैं। फिर देखिए फिर अगला पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। तो इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी इस तरीके से किए गए। आपने देखा कि जो है यूनियन लिस्ट बनाई गई, स्टेट लिस्ट बनाई गई, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए कि ताकि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो। लेकिन केवल कानून बना करके, केवल रूल्स बना करके किसी भी विधान को सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता है जब तक वहां के लोग उस विधान को मानने को ना तैयार हों। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, कानून थे, व्यवस्थाएं थी, वो चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है जिसने डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया, जिसने फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया, वो यहाँ पर स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है। जो यहाँ पे आपको बताया गया कि देश के अंदर फेडरलिज्म को सम्मान देना, ये सबसे बड़ी भावना है जिसने फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया। बाकी उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस वो तो अपनी जगह हैं। फिर आगे देखिए बच्चों, आपको बताया जा रहा है कि फेडरलिज्म हमारे देश में सक्सेसफुल है इन 3 पॉइंट्स की वजह से। आपकी बुक में इन चीजों को उतना क्लियरली नहीं लिखा गया है, इसीलिए मैंने इसको और ज्यादा क्लियर करके आपको बताया है कि इन 3 पॉलिसीज की वजह से हमारे देश में फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहा। उसमें सबसे पहली पॉलिसी क्या थी? लिंग्विस्टिक स्टेट। अब ये लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मिल करके हमारे देश में फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हमारे देश में सक्सेसफुल क्यों रही, तो आपको ये चारों पॉइंट्स याद करने होंगे और ये चारों पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, तभी जाकर के आप इस बात का आंसर दे पाएंगे कि हाउ इज फेडरलिज्म सक्सेसफुल इन अवर कंट्री। हेडिंग जो है लिंग्विस्टिक स्टेट, इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप इस टर्म को समझिए, लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है कि लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट का क्रिएशन।
तो ये लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट्स का क्रिएशन कैसे किया गया, इसको समझने के लिए बच्चों आपको ये दो मैप्स देखने बहुत जरूरी हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक मैप दिया गया है, ये इंडिया का मैप है 1947 का। तो अगर आप ये 1947 के इंडिया के मैप को देखिए तो आप इसमें ज्यादातर प्रोविंसेस को उस तरीके से नहीं पाएंगे, ज्यादातर स्टेट्स या राज्यों को आप उस तरीके से नहीं पाएंगे जैसा कि वो आज के जमाने में है। जैसा कि आप देखिए 1947 में इंडिया में ये स्टेट था राजपूताना, उसी तरीके से जिसको हम आज की डेट में उत्तर प्रदेश बोलते हैं, इसका नाम 1947 में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध था, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। इस जगह इस प्रदेश का नाम 1947 में था, क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, कि आगरा और अवध को मिला करके एक यूनाइटेड प्रोविंस बनाया गया था। इसी तरीके से जिसको हम आज की डेट में मध्य प्रदेश कहते हैं, वो मोर और लेस ये सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। गुजरात आप देख रहे हैं इस तरीके से है, जहां पे आप देख रहे हैं कि आज की डेट में महाराष्ट्र है, उस टाइम में वहां पर एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जो महाराष्ट्र और गुजरात मिला करके फैली हुई थी। फिर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे हैदराबाद नाम से लिखा गया है। तो उस जमाने में जो है हैदराबाद एक जो है निजाम की स्टेट हुआ करती थी, और आज की डेट में हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। तो वो इस तरीके से काफी सारी चीजें चेंज की गई। आप देखिए यहाँ पे ये मैसूर स्टेट उस जमाने में होता था, आज के टाइम में कर्नाटक स्टेट है, और मैसूर वहां का केवल एक सिटी है, जबकि उस जमाने में मैसूर स्टेट होता था। नीचे की तरफ यहाँ पे जहां पे आप देख रहे हैं ये केरल का इलाका, इसको उस जमाने में ट्रावनकोर स्टेट बोला जाता था। तो इस तरीके से 1947 के टाइम में इंडिया में स्टेट्स का कंस्ट्रक्शन और स्टेट्स का अरेंजमेंट एकदम अलग तरीके से था। लेकिन 1947 के बाद लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए। 1947 के बाद लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया, और इस बात की कोशिश की गई कि मेनली एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्थान पर रहें, कि ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट कर सकें, और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या बताया गया कि 1947 के पहले तक इंडिया में कोई लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं थी, लेकिन 1947 से इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट को क्रिएट करने की कोशिश की गई। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो आपको क्या बताया गया कि 1947 के इस मैप को आप देखेंगे तो इसमें सारे प्रोविंसेस अलग हैं। अभी इसी के जस्ट बाद आपको मॉडर्न डे मैप दिखाया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि आज की डेट में स्टेट्स किस तरीके से हैं। फिर हम ये लिंग्विस्टिक स्टेट की सारी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। मॉडर्न मैप है इंडिया का, हालांकि ये भी एकदम रिसेंट नहीं है, इसमें भी आज के टाइम में कुछ चेंजेस हैं, लेकिन खैर मैंने वही मैप लिया है जो कि बुक में दिया हुआ था, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जो बात आपको समझाई जा रही है कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट किए गए, तो आप वो देख सकते हैं कि जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनका स्टेट महाराष्ट्र है, जो गुजराती बोलने वाले लोग हैं उनका स्टेट गुजरात है, जो असमीज बोलने वाले हैं उनका स्टेट असम है, इसी तरीके से उड़िया बोलने वाले लोगों का स्टेट ओडिशा है, इसी तरीके से मलयालम बोलने वालों का स्टेट केरला है, इसी तरीके से तमिल बोलने वाले का, तेलुगु बोलने वालों का स्टेट तमिलनाडु है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट किए गए, लैंग्वेज एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक साथ रखा गया कि ताकि इस रीजनल डाइवर्सिटी को सपोर्ट किया जा सके, इस रीजनल डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाया जा सके। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाकी डिटेल्स को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री, कि जब 1947 के बाद हमारी कंट्री को यूनाइट करने के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि लैंग्वेज की बेसिस पर स्टेट बनाने की बात आई, तो इसको लेकर के शुरुआत में काफी डर था हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के मन में। उनको लगता था कि ये लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करने से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाए, कंट्री टूट जाए, एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक दूसरे के साथ में इतना घुल मिल जाएं कि वो अपने को ही कंट्री समझ लें। तो इस तरीके की संभावनाओं पर भी विचार किया गया, इसलिए काफी टाइम तक इस प्रपोजल को रोका गया। लेकिन उसके बाद फिर एक दृढ़ निश्चय करते हुए, उसके बाद फिर एक फर्म डिसीजन लेते हुए लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करने की पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया गया।
आपको बताया जा रहा है कि मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश, और इस तरीके से बहुत सारे पुराने स्टेट्स वैनिश हो गए कि आप दोनों मैप्स को कंपेयर करिएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पुराने स्टेट्स वैनिश हो गए, कि जैसे जहां पर राजपूताना था वहां अब राजस्थान हो गया, जहां पर यूनाइटेड प्रोविंसेस था वहां पर अब उत्तर प्रदेश हो गया, जहां पे सेंट्रल प्रोविंसेस था वहां पर मध्य प्रदेश हो गया, जहां पर बॉम्बे था वहां पर महाराष्ट्र हो गया, जहां पे ट्रावनकोर था वहां पे केरला हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे नए स्टेट्स बनाए गए, and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed, और इसी तरीके से एरियाज भी चेंज किए गए कि राजपूताना का जो एरिया था उसको भी चेंज किया गया, यूपी का जो एरिया था उसको भी चेंज किया गया, बॉम्बे का जो एरिया था उसको भी चेंज करके उसको महाराष्ट्र बनाया गया। तो इस तरीके से एरियाज चेंज किए गए, बाउंड्रीज चेंज की गई, एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। इस स्टेट्स के नामों को भी चेंज किया गया, उनको नए नाम दिए गए, कि जैसे किसी जमाने में हैदराबाद होता था लेकिन अब स्टेट हैदराबाद नहीं था बल्कि अब स्टेट आंध्र प्रदेश था। इसी तरीके से बॉम्बे स्टेट था लेकिन अब बॉम्बे स्टेट ना होकर के स्टेट महाराष्ट्र था और बॉम्बे सिर्फ उसकी एक कैपिटल थी। मैसूर स्टेट था तो अब मैसूर नाम का कोई स्टेट नहीं था, स्टेट कर्नाटका हो गई थी। इसी तरीके से ट्रावनकोर नाम का कोई स्टेट नहीं रह गया, अब स्टेट केरला थी। तो इस तरीके से स्टेट्स की बाउंड्रीज और उनके नेम्स वगैरह, उनकी बाउंड्रीज वगैरह भी चेंज की गई। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. तो इस बात की कोशिश की गई कि एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहें। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity and geography. हालांकि कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के अलावा भी दूसरे मापदंडों पर क्रिएट किया गया, ज्योग्राफी के मापदंड पर जैसे उत्तराखंड क्रिएट किया गया, इसी तरीके से कल्चर के मापदंड पे नागालैंड क्रिएट किया गया और इसी तरीके से झारखंड को भी क्रिएट किया गया। तो ये बात आपको बताई जा रही है कि कई स्टेट्स को क्रिएट करने का बेसिस लैंग्वेज ना रख करके कल्चर, एथनिसिटी या ज्योग्राफी को भी रखा गया। तो ये वो स्टेट्स थे जो लैंग्वेज की बेसिस पे क्रिएट ना हो करके कल्चर या एथनिसिटी की बेसिस पे या फिर ज्योग्राफी की बेसिस पे क्रिएट किए गए। फिर देखिए कह रहा है कि when the demand for the formation of the states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. तो शुरुआत में इस बात का डर था कि कंट्री इससे डिसइंटीग्रेट हो सकती है, कंट्री टूट सकती है। But the experience has shown that the formation of linguistic state has made the country more united. लेकिन इतने दिनों के एक्सपीरियंसेस में ये देखा गया कि इससे लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट किए जाने से हमारी कंट्री और भी ज्यादा यूनाइटेड हो गई। तो ये बच्चों आपको बताया गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लेकर के कि लैंग्वेज की बेसिस पे जो स्टेट्स क्रिएट किए गए उनका क्या प्रोविजन था, उनकी क्या बेसिस थी और उनके पीछे क्या फ्यूचर प्लानिंग और सोच थी। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले ही आपको बताया गया था कि फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने वाली जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी उनमें सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी थी, दूसरी थी लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरी थी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। तो अब आप लैंग्वेज पॉलिसी को ध्यान देकर के समझिए। तो लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब ये था कि किस लैंग्वेज को हम प्रायोरिटी दें, किस लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज बनाएं या फिर हम कोई नेशनल लैंग्वेज ना बनाएं, हम केवल ऑफिशियल लैंग्वेज ही बना करके छोड़ दें, या हम कितने लंबे टाइम तक इंग्लिश को कंटिन्यू करें और कब हम इंग्लिश को डिसकंटिन्यू करें। तो इन सब चीजों को लेकर के जो पॉलिसीज बनाई गई उसको लैंग्वेज पॉलिसी कहा गया कि पूरे कंट्री में इतनी सारी भाषाएं हैं तो किस तरीके से भाषाओं का चयन हो, किस तरीके से लैंग्वेजेस का सिलेक्शन हो। तो ये हमारी लैंग्वेज पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो देखिए कह रहा है कि सेकंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन क्योंकि इंडिया में फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता था। तो क्या आपसे कहा जा रहा है कि सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी, कि इंडियन फेडरेशन के लिए जो अगला बहुत बड़ा टेस्ट था वो यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी थी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, कि हमारी कंट्री में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द इंडियंस, कि पहले तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया लेकिन यह भी देखा गया साथ ही साथ कि हिंदी तो केवल 40% इंडियंस की ही लैंग्वेज है। देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस, बहुत सारे सेफगार्ड्स लिए गए, कदम उठाए गए दूसरी लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में
हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज माना गया है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब, शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट, कि एक लिस्ट बनाई गई है लैंग्वेजेस की जिसको लैंग्वेज का शेड्यूल बोलते हैं, और उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। तो इस तरीके से हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। अगर आप ये लिस्ट देखना चाहिए तो आप इसको इंटरनेट से ये लिस्ट आप देख भी सकते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो ये बात आपको बताई जा रही है। फिर कह रहा है कि स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, की स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, की किसी भी स्टेट में वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज में ज्यादातर काम होता है, लेकिन उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में भी हर स्टेट में काम होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पजेस वाज टू स्टॉप इन 1965, कि शुरू में तो ये बात कही गई थी कि 1965 के बाद इंडिया से इंग्लिश के यूज को समाप्त कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, कि बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने इंग्लिश के कंटिन्यूएशन के लिए ज्यादा डिमांड की, और उनकी बात को मान करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को कंटिन्यू किया। तो ये बात आपको यहां पर बताई जा रही है। अभी इसके आगे के कुछ पॉइंट्स आप नेक्स्ट स्लाइड में। तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, कि तमिलनाडु में इंग्लिश के लिए काफी बड़ा मूवमेंट चला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को कंटिन्यू करने की नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की मांग को मान लिया। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है कि हिंदी को प्रमोट किया जाए, पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हिंदी उनके ऊपर भी थोप दी जाए जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट can impose Hindi on the states where people speak a different language. So the flexibility shown by Indian political leaders helped our country to avoid the kind of situation Sri Lanka finds itself in. तो जिस तरीके से जो flexibility हमारी कंट्री में शो की गई उसकी वजह से हम उस सिचुएशन से बच गए जिस सिचुएशन में श्रीलंका आ गया था कि सिंघाला लैंग्वेज को प्रमोट करते करते तमिल लैंग्वेज जो है वो पूरी तरीके से डिसरिगार्ड हो गई और इस तरीके से तमिल्स ने विद्रोह कर दिया। तो ऐसा हमारी स्टेट में होने नहीं पाया क्योंकि हमने हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस को भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा और उनमें भी कामकाज की परमिशंस। तो जैसा कि आपको बताया गया कि वो पॉलिसीज की जिन्होंने फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने में, फेडरलिज्म को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको आपने शुरू में देखा कि क्या था। सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी, फिर लैंग्वेज पॉलिसी, फिर अगली पॉलिसी थी सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो अब हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को देखेंगे। तो यहां पे आपको क्या बताया जा रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड, कि फेडरलिज्म को वास्तव में स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप मजबूत नहीं होगी, अगर इस बात की स्पिरिट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होगी कि वो अपनी अपनी पावर्स को यूटिलाइज करें और अपनी अपनी पावर्स के थ्रू पब्लिक का भला करें, तो फेडरलिज्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो यहां पे आपको क्या बताया जा रहा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, कि शुरुआत में एक ही पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी थी वो रूल करती थी सेंटर और स्टेट में दोनों जगहों पर। तो उसका मतलब क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स। तो कई बार बच्चों ये देखा गया है कि अगर स्टेट और सेंटर में एक ही गवर्नमेंट हो तो स्टेट गवर्नमेंट आमतौर से अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी को लेकर के नहीं चलती है, बल्कि वो सेंटर की आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करती है। तो ज्यादातर ये देखा जाता था कि स्टेट गवर्नमेंट्स ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट यानी कि स्वायत्त यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट फेडरल यूनिट के तौर पे काम नहीं कर पाती थी, बल्कि वो सेंटर की गाइडलाइंस के हिसाब से चलती थी। As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. और जब कभी भी सेंटर की पार्टी अलग होती थी और स्टेट की पार्टी अलग होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को यूटिलाइज करके, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को मिसयूज करके कहना ज्यादा अच्छा होगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को मिसयूज करके स्टेट की पावर को अंडरमाइन करती थी, स्टेट की पावर को दबाने की कोशिश करती थी। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss state government that were controlled by rival parties. तो उस जमाने में ये भी काफी देखा जाता था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी राइवल पार्टी की गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसमिस कर देती थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का मिसयूज करके। लेकिन ये सिचुएशन बच्चों जो है ये काफी बदल गई 1990 के बाद से, क्योंकि 1990 के बाद से रीजनल पार्टीज का उदय होना शुरू हुआ। 1990 के बाद से कई सारे स्टेट्स में, कई सारे रीजन्स में रीजनल पार्टीज
सक्रिय हुई और काफ़ी उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब वगैरह के इलाके में आपने जाना कि आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंस हुआ 2012 में। इसी तरीके से AIADMK तमिलनाडु और पांडिचेरी वगैरह के इलाके में 1972 के आसपास से कार्यरत रही। इसी तरीके से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वेस्ट बंगाल में जो है काफ़ी एक्टिव थी। तो ये सब रीजनल पार्टीज थी। इसी तरीके से जो है आसाम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये भी एग्जिस्टेंस में आई। साथ ही साथ असम गण परिषद नाम की पार्टी थी। इसी तरीके से ओडिशा में बीजू जनता दल और अलग अलग कई सारे इलाकों में गोवा फॉरवर्ड पार्टी इस नाम की रीजनल पार्टीज। तो ये धीरे धीरे करके 1990 के बाद से रीजनल पार्टीज का दबदबा बढ़ा। द पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रांग होती थी कि ये विधानसभा में तो सीटें जीतती ही थी और साथ ही साथ ये लोकसभा की भी सीटें जीत लेती थी। और अब इस तरीके से किसी एक पार्टी को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बना पाना आसान नहीं था। तो कह रहा है कि दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। और इस तरीके से सेंटर में अब कोalition गवर्नमेंट बननी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि अब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसको अकेले अपने दम पर इतनी सीटें नहीं मिल पाती थी नॉर्मली कि ये अपनी खुद की सरकार बना पाए। क्योंकि स्टेट्स में रीजनल पार्टीज विधानसभा की भी सीटें जीत लेती थी और लोकसभा की भी काफी सीटें जीत लेती थी। तो इस वजह से अब जो कांग्रेस और बीजेपी जैसी जो बड़ी पार्टीज थी उन्हें रीजनल पार्टीज के साथ में अपने अलायंस बनाने पड़े। तो इसी वजह से हमने ये देखा कि अब काफी टाइम पहले जिसको हम कांग्रेस की गवर्नमेंट मानते हैं तो वो यूपीए की गवर्नमेंट होती थी, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था बहुत सारी पार्टीज का। कौन कौन सी पार्टीज उसमें थी वो आप नेट पे चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आज के टाइम में जिसको हम बीजेपी की गवर्नमेंट कहते हैं वो एनडीए की गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से ये भी एक अलायंस है। तो इस तरीके के अलायंसेस बनने लगे क्योंकि किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती थी लोकसभा में। और रीजनल पार्टीज के साथ में अलायंस में आने की वजह से जो रीजनल या स्टेट पार्टीज थी वो काफी सशक्त हुई। तो ये डेमोक्रेसी के लिए और फेडरलिज्म के लिए एक अच्छी सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। तो बच्चों ये जो ट्रेंड बना था रीजनल पार्टीज के स्ट्रांग होने का, इसको सपोर्ट मिला सुप्रीम कोर्ट के भी एक मेजर फैसले से कि जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर पाए आर्बिट्रेरी मैनर में। आर्बिट्रेरी का मैनर का मतलब कि एक तरफा फैसला लेते हुए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट नाखुश हो जाए तो वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे। अब ये चीज़ आसान नहीं रह गई थी। और इस तरीके से फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो आज की डेट में कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है जितना कि ये उस वक्त हुआ करती थी जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। उस टाइम में फेडरलिज्म उतना स्ट्रांग नहीं था जितना ये आज के टाइम में स्ट्रांग है। तो हमने इस तरीके से देखा उन फैक्टर्स को जो कि इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने में मदद करती हैं। तो इसमें मेनली आपने क्या बातें देखी कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी ने, किस तरीके से लैंग्वेज की पॉलिसी ने और किस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप ने हमारे देश में फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों और इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा और प्रिपेयर करिएगा।